नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स का पार्ट 2 वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। यार मैं क्या करूं? कहाँ हो भाई? अच्छा यहाँ पर हाँ। तो पिछली क्लास में हमने सब कुछ ये देख लिया था, मतलब हमने पूरा देख लिया था। ये हमने बिजनेस का मतलब जाना, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर हमारे चैनल में जाकर चेक कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा प्लेलिस्ट बना होगा, या फिर मैंने परसों ही वो वीडियो डाला था तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो बिजनेस हमने जान लिया है कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें ऐसा ऑक्यूपेशन है यार हाँ, ऐसा एक सिस्टमैटिक सॉरी भाई। Business is an economic activity which involves purchase and sale of goods and services on a regular basis for a purpose of making profit। बस इतना है, ठीक है। तो इसमें बिजनेस को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स। इंडस्ट्रीज का मतलब इज इंक्लूड्स द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and distribution of the product, but commerce means it interlinks the consumer and producer. That means it is the process involved a commodity to arrive in the market। इसका मतलब क्या है, चलिए हम जान लेते हैं, ठीक है। तो नोटपैड कहाँ है भाई? हाँ, तो इसे हम ऐसे करते हैं। हाँ बस, अब ठीक है ना? हाँ बढ़िया लग रहा है, बस सब बढ़िया है, बढ़िया है। आने दो हवा दे। ठीक है, तो इंडस्ट्री का सीधा सा मतलब ये है कि इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, ओके। लेकिन कॉमर्स ना ऐसा नहीं है। अगर आप कोई सामान बनाते हो और उसे कंज्यूमर तक पहुंचाते हो तो बीच का जो प्रोसेस है उसे हम कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। ठीक है, फिर तो यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी हम डिवाइड करते हैं। ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 टाइप से बांटते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको ये पिछली क्लास में समझा दिया था। तो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर कनेक्टेड विद कन्वर्सन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूजफुल गुड्स। मैंने बताया था ना आपको, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंडेंट। एक यूजफुल रिसोर्स, कन्वर्सन ऑफ रिसोर्सेज को हम यूजफुल गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी लाइक प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग,
एनिमल आल्सो इंक्लूडेड इन इंडस्ट्री, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स कम अंडर इंडस्ट्री। हाँ, तो ग्रुप ऑफ फर्म्स जो सिमिलर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो भी इंडस्ट्री के अंडर साथ आ जाती है, ठीक है यार। फिर टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्रीज़ को ना हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये हमने 10th में ही पढ़ लिया था, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री, भाई साहब इसका मतलब क्या है? देख, प्राइमरी इंडस्ट्रीज ना बहुत बड़ा नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्सेस। ये क्या करता है? ये यार मुझे छोटा करना है भाई, ये बिना यार, ये बिना ये नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेस पर डिपेंडेंट है। Primary industries are directly related with the natural resources and focuses on its extraction, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आप नेचुरल रिसोर्सेस को क्या कर रहे हो? एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, और इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो। यार समझ में नहीं आया? तो बहुत सिंपल है यार। देख, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई फार्मर है जो खेती कर रहा है, तो जो राइस वो लेगा, ठीक है, जो राइस वो लेगा, राइस की खेती उसने की है, तो ये राइसेस ना अब हम कहाँ पर भेजेंगे? ये राइसेस हम एक कंपनी में भेजेंगे जो इस राइस का यूटिलाइजेशन कर रहा है, मतलब इस राइस से वो ये बना रहा है अच्छे से प्रोडक्ट्स, मतलब खाने की चिप्स ऐसा कुछ बना रहा है। तो वो सब इसके रॉ मटेरियल्स है ना, राइस। तो ये राइस क्या है? तो एक्सट्रैक्शन हो रहा है ना, तो ये हम प्राइमरी कहते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है, ये सब इंक्लूडेड है। तो इसमें भी दो टाइप्स हैं, एक्सट्रैक्टिव है, जेनेटिक है। एक्सट्रैक्टिव का मतलब ये एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल। जेनेटिक का मतलब जो भी ये नेचुरल है, मतलब ये रिप्रोडक्शन वगैरह जो है वो होते हैं ना प्लांट्स में, एनिमल्स में। तो हम मुर्गी का ये कहते हैं ना अंडा, एग कहते हैं, ठीक है, एग कहते हैं। यार कहाँ गया? पता नहीं कहाँ गया यार। एक मिनट, हाँ। तो बस कॉन्सेप्ट इतना है कि जेनेटिक में हमें अंडे ये सब कहते हैं ना, एग्स हो गया, जो प्लांट से आ रहे हैं, सीड्स हो गई, तो ये सब जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, ठीक है।
फिर सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, तो ये कंसर्न विद मटेरियल्स हैविंग ऑलरेडी बीन एक्सट्रैक्टेड प्राइमरी स्टेट एंड प्रोसेसिंग सच। मैंने कहा था ना, राइस ले लिया, तो इस राइस को हम एक चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, राइस का चिप्स खाया है आपने? होता है, ठीक है, राइस का चिप्स होता है, लेकिन वो कंपनी होती है मेरे को नहीं पता। अब आलू मान लो भाई, पोटैटो मान लो, तो लेस बिंगो आप सभी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, तो हमको आसानी होगी समझने में। तो पोटैटो है, ठीक है, क्योंकि मैंने राइस के चिप्स कभी देखे नहीं है। अगर हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं भी जानूँगा, और जो नहीं जानते वो भी जानेंगे, ठीक है। तो ये चिप्स बनाने वाली बिंगो कंपनी हो गई, तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ में आ जाती हैं, क्योंकि ये इन्होंने रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसे प्रोसेसिंग में डाले हैं ताकि वे अपने प्रोडक्ट्स को बना सकें। ठीक है, तो ऐसा आयरन ओर है, ठीक है, माइनिंग ऑफ आयरन ओर इस प्राइमरी इंडस्ट्री, लेकिन उसको मैन्युफैक्चर करने वाला स्टील हो जाता है ना, तो मैन्युफैक्चर हम स्टील करते हैं, तो ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गई। ठीक है, तो इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, एक कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्किटेक्चर्स ऐसे करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। ये कंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं, बस। अब आ जाते हैं टेरिसरी इंडस्ट्री। टेरिसरी इंडस्ट्री का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनटू द मार्केट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ goods into the market। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। अब कॉमर्स में इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड है, ट्रेड एंड एक्सीलरीज टू ट्रेड। बस सिंपल सा मतलब ये है कि ट्रेड का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने को हम ट्रेड कहते हैं। एक्सीलरीज का ट्रेड मतलब जो ट्रेड को असेस करती है वो एक्सीलरीज ऑफ ट्रेड कहलाती है। रिलेटिंग टू सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज पार्ट ऑफ बिजनेस विच इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। जब हम सामान को खरीदते हैं और उसे सेल करते हैं तो ये ट्रेड कहलाता है। इंटरनल ट्रेड मतलब जो हमारे देश के अंदर हो रहा है, विच डस नॉट क्रॉसेस द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द नेशन। मतलब ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। यार एक मिनट, यार ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ गुजरात से यहाँ तक, तो यहाँ से जम्मू तक, तो ऐसे कर रहे हैं, तो ये इंटरनल ट्रेड कहलाती है। तो इसको हम दोनों टाइप से हमने बांटे हैं, होलसेल, रिटेल। होलसेल का मतलब ये है कि बल्क में सामान को बेचते हैं। रिटेलर का मतलब जो कम अमाउंट में भी, कम अमाउंट का मतलब कम क्वांटिटी में भी सामान को बेचते हैं। तो इनका ना डायरेक्ट रिलेशन होता है कंज्यूमर के साथ, लेकिन इनका इनडायरेक्ट रिलेशन होता है क्योंकि ये मोस्टली रिटेलर्स को ही अपना सामान बेचते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सामान को डायरेक्टली कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। मतलब यहाँ पर चाइना है, यहाँ पर बांग्लादेश है, तो यहाँ से यहाँ ट्रेड होती है, तो ये एक्सटर्नल ट्रेड हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट का। इम्पोर्ट का मतलब इट मीन्स परचेसिंग गुड फ्रॉम अदर कंट्री है, एक्सपोर्ट का मतलब इट मीन्स सेलिंग गुड्स टू अनदर कंट्री। दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है भाई। इंपोर्ट का मतलब है इट मीन्स परचेसिंग गुड्स। मैंने 100 किलो का चिकन बिरयानी यूरोप से खरीदा है, तो ये इंपोर्ट है। लेकिन मैंने 100 किलो का चिकन बिरयानी श्रीलंका को बेचा है, तो ये एक्सपोर्ट है। ठीक है,
अगर एंट्री पोर्ट का मतलब इट मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स टू एक्सपोर्ट देम टू अदर कंट्रीज। भाई ये क्या काम कर रहे हैं, मतलब जो हमारे पास अगर नहीं है तो नहीं है कहना चाहिए ना, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसा करती हैं कि मान लीजिए यहाँ पर कोई दे नहीं, हमारे भारत को नहीं देते हैं। मैं किसी भी कंट्री का यहाँ पर कुछ नहीं करा, बस एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, ठीक है यार। अभी भी इसको ऐसा करना था या क्या यार, यार क्या हो गया भाई। हाँ अब नया नोट लेना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर मान लीजिए ABC ड्रामा कोई कंट्री है, क्योंकि मैं किसी भी कंट्री के बारे में ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज करती भी है। मान लीजिए पाकिस्तान ने मांगा, नहीं इनका इसके नहीं, श्रीलंका ने मांगा हमको मिसाइल्स चाहिए, मिसाइल्स नहीं व्हीकल्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास नहीं है। लेकिन ABCD कंट्रीज के पास नहीं थी, उसने क्या किया, USA से खरीदा और श्रीलंका को बेच दिया। तो ये होता है एंट्री पोर्ट, ठीक है। अब एक्सिलरीज टू ट्रेड पर आते हैं। तो यार मतलब जो जो असिस्ट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो गई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसेस हो गई, तो ये सब एक्सिलरीज टू ट्रेड है, क्योंकि ये ट्रेड एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करती है फॉर इट्स गुड फ्लो। कितना है भाई, ठीक है ख़त्म होने ही वाला है। ट्रेड कैन बी सॉरी तो हमने ख़त्म कर लिया ना। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एट अ पर्टिकुलर लोकेशन बट आर नीडेड एट डिफरेंट प्लेसेस इन द कंट्री। द हिंड्रेंस ऑफ प्लेसेस रिमूव्ड बाय वेरियस मीन्स। आप अगर ट्रांसपोर्ट करते हो तो क्या क्या लाभदायक विषय हैं आपको। मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बहुत सारा टाइम सेव होगा। इसका मतलब मैं गुड्स को इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, एट माई रेस्पेक्टिव प्लेस में ही, ठीक है। तो ऐसे गुड्स इजीली मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। तो ये सभी है ट्रांसपोर्ट, ये ट्रेड में एक वाइटल रोल प्ले करती है। अगर आप सामान बना लेते हो, अगर ट्रांसपोर्ट के बिना आप उसे एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाओगे। इंपोर्ट है भाई, एक्सपोर्ट है, एंट्री पोर्ट है, ये 3 तरह के हमने पढ़े थे ट्रेड, है कि नहीं। लेकिन ये तीनों पॉसिबल नहीं है अगर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। वो गाड़ी हो सकता है, फ्लाइट हो सकता है, शिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर बैंकिंग, अगर बैंक नहीं होगी तो कैसे फाइनेंशियली आप करोगे चीज़ों को मैनेज, क्योंकि पैसा बहुत ज़रूरी है। एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, मतलब मैं यहाँ पर मैं पौंडीचेरी से हूँ, ठीक है। अगर मैं पौंडीचेरी में यहाँ कार्यकाल का हूँ, तो कार्यकाल से मैं यहाँ कोई मुंबई में अगर मैं कोई गुड्स को बेचता हूँ, मैं ये करता हूँ, मतलब एक मिनट यार, सॉरी मैंने शायद कुछ गलत समझ लिया। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, एंट्री पोर्ट, सॉरी यार मैंने ये बोल दिया था इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब एक्सटर्नल ट्रेड के हैं, लेकिन इंटरनल ट्रेड भी तो होती है। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था, आई एम वेरी सॉरी। तो इंटरनल ट्रेड भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है, ये दोनों पॉसिबल नहीं है बिना कोई ट्रांसपोर्ट के। हाँ फिर से बात पर आते हैं कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट को मुंबई में बेच रहा हूँ तो मेरे को IGST का टैक्स भी लगता है, ठीक है। IGST लगता है, CGST भी लगती है,
SGST भी लगती है, तीनों टैक्सेस लगती हैं जब मैं कोई कमोडिटी को दूसरी स्टेट में इम्पोर्ट नहीं बोलूँगा भाई, मैं इंटरनली करूँगा। अनदर कंट्री तो नहीं बोल सकते, लेकिन मैं एक्सपोर्ट करूँगा अपने कंट्री में, ठीक है। ये जोग्राफिकल बाउंड्री से ना, तो मैं ऐसा मैं बेच रहा हूँ, तो ये है। तो इसमें ना बिजनेस बैंक का बहुत लोन है, सॉरी बैंक का वाइटल रोल है। New business funds a long-term or short-term purposes. The money required for a short-term period is known as working capital investment, whereas money required for a long term is known as fixed capital requirement. तो जो भी मनी शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायर्ड है उसे हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ऑल द फाइनेंशियल नीड्स आर फुलफिल्ड विद हेल्प ऑफ फाइनेंस। तो ये बैंक सब कुछ रिमूव करता है, सभी बैरियर्स को रिमूव करता है, क्योंकि पेमेंट नहीं होगी तो ट्रेड का क्या फ़ायदा। फिर इंश्योरेंस, अगर आपका कोई इंश्योरेंस ही नहीं है तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप क्लाइम नहीं कर सकते, ये बात याद रखना आप, ठीक है। तो इंश्योरेंस प्लेस अ वाइटल रोल, ठीक है। तो आता है वेयर हाउसेस। अगर आप गुड्स को स्टोर नहीं करोगे तो वो ख़राब हो सकते हैं। पेरिसेबल गुड्स होती है, नॉन पेरिसेबल गुड्स हो सकती है। तो पेरिसेबल गुड्स का मतलब जो आसानी से ये होती है, ख़राब हो सकती है। मतलब अगर आप चिकन को रखोगे तो बहुत समय तक तो वो ख़राब हो सकती है, उसमें से स्मेल आएगी, ठीक है, आप खा नहीं पाओगे। ऐसा ही वेजिटेबल्स के साथ भी होता है, फ्रूट्स के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो वेयर हाउस का होना ज़रूरी है अपने स्टॉक्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट नहीं करोगे मेरे पास ये सामान है, तो लोगों को, जनता को पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास ये सामान है, तो आपकी बिक्री ना के सामान भी होने की संभावना है। फिर नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ कॉमर्स इज रिमूव्ड ऑफ हिंड्रेंसेस। तो इन ट्रेड के मदद से कॉमर्स का स्मूथ फ्लो हो जाता है। मैंने बताया था जो बीच का प्रोसेस है कंज्यूमर तक पहुंचाने का प्रोसेस, ये सब हम कॉमर्स करते हैं। अगर ये ट्रेड्स वगैरह नहीं होंगी तो गुड्स को एक्सेस करना मुश्किल हो जाएगा और कॉमर्स का फ्लो ही बंद हो जाएगा इन ट्रेड्स के बिना, यही बताया है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, लाइफ डज नॉट केयर्स अबाउट लव सिंपैथी, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट, आपको गुड्स को प्रोड्यूस करना पड़ेगा या तो फिर आपको होलसेलर से खरीदना पड़ेगा और सामान को बेचना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, अगर आप एक टाइम पर गुड्स को बेचते हो तो वो बिजनेस नहीं कहलाता। रेगुलर इंटरवल में सामान को बेचना जरूरी है। फिर नेक्स्ट डीलिंग ऑफ गुड्स, वही सेकंड पॉइंट में है, मैं ये बता दिया था मैंने। अब अगर आप कोई खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो, खुद के लिए सेल कर रहे हो, तो खुद के लिए प्रोड्यूस कर रहे हो तो वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगा, कोई बिजनेस ओरिएंटेड नहीं होगा। आप अगर गुड्स को सेल करते हो एक पर्पस के लिए, प्रॉफिट पर्पस के लिए आपको सेल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलर बेसिस, अगर आपके पास एक रेडियो है और एक बार आपने रिपेयर कर लिया, लेकिन ये तो बिजनेस ट्रांसैक्शन ही नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर ये बिजनेस ही नहीं होगा, मैंने एक बार रेडियो को बेच दिया ओएलएक्स में, तो ये क्या बिजनेस है? नहीं। अगर मैं बहुत सारे रेडियोस को खरीदता हूँ और उसे रेगुलर इंटरवल पर सेल कर रहा हूँ, तो ये मेरा बिजनेस, ठीक है। एक सिंगल ट्रांसैक्शन इज नेवर ट्रीटेड एज अ बिजनेस। फिर प्रॉफिट अर्निंग है, आपको प्रॉफिट कमाना ही पड़ेगा। ज़्यादा समय तक प्रॉफिट के बिना बिजनेस इज कैन नॉट स्टैंड, ओके। प्रॉफिट इज एन मेन एसेट फॉर फर्म बिजनेस। तो अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर में क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा, इसलिए आपको रिस्क टेकिंग एपिटाइट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है बिजनेस रिस्क। स्पेकुलेटिव है प्योर रिस्क। स्पेकुलेट दैट बिजनेस रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स, चेंज इन फैशन, चेंज इन टेस्ट, इस सब है।
स्पेकुलेटिव का मतलब इट बोथ पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। मान लीजिए मार्केट में डिमांड है कि यार सभी ना ये कर रहे हैं, सभी गेम्स बहुत खेल रहे हैं, इसलिए हम प्ले स्टेशन खोल लेते हैं। ऐसा लोगों ने सोचा और प्ले स्टेशन खोला, ठीक है। लेकिन सडनली उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो क्योंकि प्ले स्टेशन का डिमांड ज़्यादा समय तक तो रहना मुश्किल है, इसलिए पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी ऑफ गेन भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अगर तो प्योर रिस्क की बात की जाए तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस पर ही है, ठीक है। इट इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, इट इज अ रिस्क व्हिच अराइजेस ड्यू टू फायर थिफ्ट। अगर आपका सामान चोरी हो जाएगा तो ये सब ना प्योर रिस्क है, इसमें से फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कॉसेस ऑफ बिजनेस क्या है? नेचुरल कॉसेस, ह्यूमन कॉसेस, इकोनॉमिक, अदर कॉसेस। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो नेचुरल कॉसेस का मतलब जो नेचुरल कैलामिटी से हो उसे नेचुरल कहते हैं। ह्यूमन का मतलब केयरलेसनेस ऐसा। इकोनॉमिक का मतलब डिमांड ऑफ गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइसेस वगैरह। अदर का मतलब मैकेनिकल फेजर्स में गड़बड़ी, टेक्नोलॉजिकल में चेंजेस, ये सब। फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? सडस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज है, इसकी एसेंशियल पार्ट है, ठीक है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन नेचुरल साइज एंड natural size and are the main factors which determine the amount of risk in a business, ठीक है। तो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव? मार्केट में अच्छे से जगह बढ़ाना, इनोवेट करना है हमें, प्रोडक्शन पर का प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है, प्रॉफिट कमाने हैं, परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, और किसका परफॉर्मेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, ठीक है। कैसे बिजनेस को स्टार्ट करें ये तो हमें पता है, क्या करना है, कैसे साइज ऑफ द फर्म है, ओनरशिप है, लैंड लोकेशन है, फाइनेंस, टैक्स प्लानिंग करना है, फिर आखिर में हमको लॉन्च करना है बिजनेस को। तो हमने ये चैप्टर्स बहुत सरल अच्छे से हमने ख़त्म किया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।